सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट की जुलाई 2024 के लिए हमारी इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है गणित शिक्षण, मैथ्स पेडागोजी। गणित की ये 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणित शिक्षण की सहायक सामग्री। तो गणित शिक्षण में काफ़ी सारी सहायक सामग्रियाँ होती है जो हम प्रयोग करते हैं। उन सब सहायक सामग्रियों की हम बात करने वाले हैं और साथ ही यह भी देखेंगे इस टॉपिक से किस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर हम पेपर 1 के लिए सीटेट के मैथ्स पेडागोजी की बात करें सिलेबस की, तब उसमें 5 यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट हम अपनी कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और कल से अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाता है आज का शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, जिसे हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा पहले ही। कोई भी ऐसी सहायक सामग्री, कोई भी ऐसी सामग्री जो आपकी शिक्षण में सहायता करे। आप एक टीचर हैं, आपका काम है बच्चों को पढ़ाना। तब आप बच्चों को पढ़ाते टाइम कुछ ऐसी सामग्रियों को रखते हैं साथ, जिसकी सहायता से आपकी शिक्षण प्रक्रिया आसान हो जाए। उन सभी सामग्रियों को हम शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। जैसे हमारा श्यामपट, रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, हम मैप रख सकते हैं अपने साथ, ग्लोब रख सकते हैं अपने साथ, या कोई चित्र बनाकर रख सकते हैं अपने साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी टीचिंग प्रोसेस को आसान बना देती हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को आसान बना देती है, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा देती है। तब अगर आप गणित के टीचर हैं, गणित के टीचर को काफ़ी सारी शिक्षण सहायक सामग्री का अपने क्लासरूम में प्रयोग करना पड़ता है। जो इम्पोर्टेंट सहायक सामग्री है में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यह सहायक सामग्री हमारी जियो बोर्ड। देखो ध्यान से, जियो बोर्ड इसे हम बोलते हैं। जियो बोर्ड क्या होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप, क्योंकि नाम सिमिलर मिलेंगे आपको। जियो बोर्ड, जियो बॉक्स, जियो जेब्रा, इस तरह से सिमिलर नाम मिलेंगे आपको वहाँ पर एग्जाम में। तो इन सबको थोड़ा ध्यान से देख लेना। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर समान दूरी पर कुछ कीले, पिन लगे हुए होते हैं। अब जो ये कीले लगी हुई हैं, इन कीलों में हम रबर फंसाकर बच्चों को जो हमारी ज्यामिति की सामान्य आकृतियाँ होती हैं, उन सामान्य आकृतियों की जानकारी दे सकते हैं। जैसे त्रिभुज होता है, रबर फंसाकर हम बता सकते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज होता है, ये आयत होता है, ये वर्ग होता है। इस तरह से हम इसके ऊपर 2D आकृतियाँ बना सकते हैं। ध्यान रखो, 2D आकृति हम बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते। 3D का मतलब होता है, जैसे अगर ये त्रिभुज है, ये 2D है। अगर त्रिभुज को हमें 3D में बनाना है तो जो प्रिज्म होता है, आपके कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा प्रिज्म, वो 3D होता है। 3D में हमारी ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2D आकृतियों को बना सकते हैं। समझ पाए होंगे आप। जियो बोर्ड क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर कुछ कीलें लगी होती है समान दूरियों पर। इन कीलों का यूज कर, इनमें रबड़ फंसाकर हम बच्चों को ज्यामितीय आकृतियाँ बनाकर दिखाते हैं और उनकी सामान्य सी जानकारी दे देते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होते हैं, ये 90 अंश का कोण होता है। तो सामान्य जानकारी हम दे सकते हैं, ज़्यादा गहन जानकारी हम बच्चों को यहाँ पर नहीं दे सकते। यह लकड़ी का एक बोर्ड होता है, इसमें समान दूरी पर छोटी छोटी कीलें लगी हुई होती हैं। इन कीलों में हम रबड़ फंसाकर ज्यामितीय संरचनाओं को बना सकते हैं। जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए और उनकी सामान्य सी विशेषताओं को दर्शाने में सक्षम होता है, जैसे भुजा, किनारे, लंब, कोण आदि। इसके द्वारा हम 2D आकृतियों को बना सकते हैं, 3D आकृतियों को नहीं बना सकते। आसान से पॉइंट है, सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जियो बॉक्स। जियो बॉक्स क्या होता है, वो आपका जियोमेट्री बॉक्स जो होता है उसे हम जियो बॉक्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जियो बॉक्स, आपके पास एक बॉक्स होता है, उसमें आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे सारे रखे होते हैं। सेट स्क्वायर, स्केल वगैरह, आपका चांदा वगैरह, कंपास, डिवाइडर, इरेज़र, कटर, पेंसिल, ये जो सारी चीज़ें आपके एक बॉक्स में रखी होती हैं ज्यामिति से संबंधित, उस बॉक्स को हम बोलते हैं ज्यामितीय बॉक्स या फिर जियो बॉक्स। ध्यान रखना। जियो जेब्रा क्या होता है, ये एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वगैरह का। जियो जेब्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है आपके पेपर में। तो जियो जेब्रा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के इसमें तरीके दिए हुए होते हैं और हेल्प हो जाती है एक तरह से। अगर आपको कंप्यूटर में कर्व बनाने हैं और उनको कर्व को थोड़ा सा टिल्ट करना है, अपनी मर्जी से हल्का फुल्का ऐसे करना है, तो ये सब काम हम जियो जेब्रा में कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरह के क्वेश्चन हम जियो जेब्रा में सोल्व कर सकते हैं। एक तरह से ये सॉफ्टवेयर होता है
जिसकी सहायता से हम अपने क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो जियोजेब्रा के बारे में अब क्लियर हुआ। ये एक फ्री डायनेमिक सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखो। इसका प्रयोग हम गणितीय शिक्षण में कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम गणना में, सांख्यिकी में, बीजगणित में, ज्यामिति में, रेखा गणित में आदि चीज़ों में कर सकते हैं। एक तरह से सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम गणित को बच्चों को पढ़ा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है हमारा 10 ग्राम। देखो 10 ग्राम में हमारे 10 ग्राम क्या होता है, एक तरह से पजल टाइप में होता है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं हमारे पास, 7 टुकड़े होते हैं। एक तरह से लकड़ी के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं। तो वह टुकड़े 7 ज्यामितीय आकृतियाँ लिए हुए होते हैं अपने आप में। जैसे ये 10 ग्राम का बॉक्स है, ये इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखो 7 ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, इसे हम 10 ग्राम बोलते हैं। 10 ग्राम का बॉक्स है ये। अब इन सातों की सातों ज्यामितीय आकृतियों का यूज करके बच्चों को अलग अलग पिक्चर बनानी होती है, अलग अलग चीज़ों के चित्र बनाने होते हैं। जैसे कैमल, ये ऊँट का चित्र बनाया हुआ है बच्चों ने इन सातों आकृतियों को यूज करके ही। 1 2 3 4 5 6 7 है। ये शार्क बनाई हुई है, ये बोट बनाई हुई है, ये बियर बनाया हुआ है, ये गूज बनाया हुआ है, ये फिश बनाई हुई है, ये मैन ऑन द हॉर्स, घोड़े पर चलता हुआ आदमी बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखो इन 7 चीज़ जो हमारे बॉक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं ये 10 ग्राम में, इनका यूज करके हमें कोई चित्र बनानी होती है बच्चों को। बच्चे इन चीज़ों का यूज करके चित्र बनाते हैं और चित्र बनाते बनाते ही उन्हें ज्यामितीय आकृतियों की सामान्य जानकारी हो जाती है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज की जानकारी हो जाती है। ये वर्ग है, वर्ग की जानकारी हो जाती है। ये उससे बड़ा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है। इस तरह से जो हमारी सामान्य से ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, उनकी जानकारी बच्चों को हो जाती है 10 ग्राम के द्वारा। 10 ग्राम एक प्रकार का पजल होता है। इसमें 7 अलग अलग ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि। इन सभी आकृतियों का प्रयोग कर अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, घर आदि। इससे हम 2D आकृतियाँ बना सकते हैं, 3D नहीं। बच्चे खेल खेल में आकृतियाँ बनाते हैं और खेल खेल में ही उन्हें सामान्य ज्यामितीय आकृतियों की समझ हो जाती है। तो ये होता है हमारा 10 ग्राम। ये 10 ग्राम का बॉक्स है, 7 आकृतियाँ हमें मिलेंगी। इनका यूज करके कुछ बच्चे चित्र बनाएंगे और चित्र बनाते बनाते ही इन चीज़ों की सामान्य जानकारी उन्हें हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अबेकस। ये इम्पोर्टेंट है। अबेकस, देखो अबेकस की यूज हमारे गणना के लिए हुई थी। एक तरह से ये हमारा कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, पुराना कैलकुलेटर, या एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग कर हम गणना वगैरह कर सकते हैं। इसमें इस तरह से रोड लगी हुई होती हैं अबेकस में। इसकी शुरुआत चीन में हुई थी और इसमें कुछ बीड्स होते हैं, ऐसे बीड्स। मेन जो हमारा अबेकस होता है, अगर हम कोई गणना नहीं कर रहे हैं, सामान्य स्थिति है, तो ये जो बीड्स हैं ये ऊपर रहेंगे और जो नीचे वाले खाने में बीड्स हैं वे इस तरह नीचे रहेंगे, यहाँ बीच में नहीं रहेंगे। अगर हम एक बीड को ऊपर कर देते हैं तो उसका मतलब 1 होता है। अगर यहाँ से 2 को ऊपर कर देते हैं उसका मतलब 2 होता है। 3 को कर देते हैं तो 3 होता है। 4 को कर देते हैं तो उसका मतलब 4 होता है। अगर हमें 5 बनाना है तो जो ऊपर वाला बीड है इसे नीचे कर देंगे, तब 5 बन जाएगा हमारा। इस तरह से हम संख्याओं को इस पर दर्शा सकते हैं अबेकस पर। जैसे ये कितना नंबर हुआ, ये 1 नंबर हुआ क्योंकि इसमें 1 बीड्स ऊपर है। इसमें 2 बीड्स ऊपर है, ये 2 नंबर हुआ। इसमें 3 बीड्स ऊपर है, ये 3 नंबर हुआ। इसमें 4 बीड्स ऊपर है, ये 4 नंबर हुआ। इसमें चारों नीचे हैं लेकिन ऊपर वाला नीचे है तो वो 5 नंबर हो गया। तो ये 5 को प्रेजेंट करता है और ये नीचे वाले 1 को प्रेजेंट करते हैं। अब इसका यूज करके एक तो हम सबसे पहले संख्याओं की जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। इसका यूज करके हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि 3245 को आप एबेकस पर लिखिए तो हम लिख सकते हैं। जो 4th लाइन है इसमें 3 बीड्स ऊपर करेंगे, इसमें हम 2 बीड्स ऊपर करेंगे, इसमें चारों बीड्स ऊपर कर देंगे और इसमें हमारी 1 बीड नीचे कर देंगे। इस तरह से हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं और सामान्य जोड़ घटा गुना भाग वाली जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। यह होता है हमारा एबेकस। यह एक प्रकार का गणना करने का यंत्र होता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसमें कई रोड लगी होती है जिसमें मोती फंसे हुए होते हैं, बीड्स जिन्हें हम बोलते हैं। इसका प्रयोग नेत्रहीन भी कर सकते हैं। नेत्रहीन कैसे कर सकते हैं? वे हाथ से फील कर सकते हैं किस रोड का कौन सा बीड कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वे बता सकते हैं कितनी संख्या इसमें बनी हुई है। एबेकस के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला तो संख्या में दी हुई, शब्दों में दी हुई संख्याओं को हम एबेकस पर दर्शा सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जो संख्या लिखी हुई है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं एबेकस के द्वारा। इसका प्रयोग करके हम छोटी कक्षाओं में गणितीय संक्रियाओं को
सिखा सकते हैं बच्चों को जोड़ घटा गुना भाग। तो सामान्य सी जानकारी जोड़ घटा गुना भाग की वो हम बच्चों को दे सकते हैं। जोड़ घटा गुना भाग इसके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं छोटी कक्षाओं में। इसके द्वारा बच्चों को गिनती व स्थानीय मान भी सिखाए जा सकते हैं। स्थानीय मान कैसे, ये वाला इकाई है, ये वाला दहाई है, ये वाला सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये 10,000 है। इस तरह से स्थानीय मान की जानकारी भी हम दे सकते हैं बच्चों को, और गिनती तो सिखा ही सकते हैं इसके द्वारा। अबेकस के द्वारा हम संख्याओं को बिना किसी त्रुटि के पढ़ सकते हैं। अबेकस गणना में शुद्धता प्रदान करने में सक्षम है। तो ये सारी अबेकस के इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाभ होते हैं। आप जान पाए होंगे अबेकस क्या होता है। इसे हम गिनतारा बोल देते हैं हिंदी में। जनरली पेपर में अबेकस भी आ जाता है। तो ये हमारा अबेकस होता है, जोड़ घटा गुना भाग वगैरह के काम आता है। अब संख्या चार्ट की बात कर लेते हैं, नंबर चार्ट। तो एक संख्या चार्ट भी होता है हमारे पास, जो हमारे विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में आप जाएंगे तो दीवारों पर टंगा रहता है। इसके काफ़ी लाभ होते हैं। इसके द्वारा सबसे पहले तो हम बच्चों को संख्याएं सिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 100 संख्याएं सिखा सकते हैं। दूसरा, सम और विषम की जानकारी दे सकते हैं। देखो ये सम है, ये विषम है। तो जो वाइट कलर में लिखा हुआ है वो सम है, और जो लाइट ब्लू में लिखा हुआ है वो, जो वाइट कलर में लिखा हुआ है वो विषम है, जो हमारा लाइट ब्लू में लिखा हुआ है वो सम है। इस तरह से हम सम विषम की जानकारी भी हमने दे सकते हैं। हल्का फुल्का जोड़ना घटाना भी इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। हल्का फुल्का जोड़ना घटाना हम बता सकते हैं। 4 - के 3 कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह की हल्की फुल्की सामान्य सी जानकारी हम अंकों की दे सकते हैं। इसके द्वारा संख्याएं सिखा सकते हैं, 1 2 नंबर सिखा सकते हैं हम बच्चों को, जोड़ना घटाना हल्का फुल्का सिखा सकते हैं, और सम विषम की जानकारी दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इसके द्वारा बच्चों को दी जा सकती है। यह एक चार्ट होता है जिसमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती है। इसमें 10 × 10 की रेखाएं होती हैं। तो 10 इस तरह 10 होंगे और 10 पॉइंट इस तरह होंगे। तो 10 × 10 के इस तरह बॉक्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो इस तरह से 10 रो इस तरफ होंगी और 10 कॉलम होंगे। इसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। 1 से 10 तक, इसमें भी 10, एक इस तरह 10-10 संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए है, यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, आप बेहतर समझ जाएंगे कि नंबर चार्ट क्या होता है। नंबर चार्ट के क्या काम होते हैं, ये सब होता है। सबसे पहले तो हम संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं, गिनती वगैरह सिखा सकते हैं बच्चों को, और जोड़ना घटाना, सम विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, इन सब की भी सामान्य सी जानकारी हम बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड पेपर। देखो एक सामान्य से पेपर के ऊपर अगर हम इस तरह से लाइनें खींच देते हैं, छोटे छोटे वर्ग बना देते हैं, वो ग्रिड पेपर होता है। अब ग्रिड पेपर के काफ़ी सारे लाभ होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप गणित के टीचर हैं तो छोटे बच्चों के लिए ग्रिड पेपर का काफ़ी ज़्यादा आपको यूज करना होता है। इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। तो ग्रिड पेपर क्या होता है, 10 × 10 लाइन का एक पेपर होता है। इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इसका प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये खाने बने हुए हैं, देखने पड़ेंगे बच्चों को। जब तक बच्चे नहीं देखेंगे वे काम नहीं कर पाएंगे। अब ग्रिड पेपर के काफ़ी सारे कार्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट पूछता है यहाँ से। सबसे पहला कार्य तो ये होता है, यह गुणा सिखाने के काम आता है। छोटे बच्चों को आप गुणा सिखा रहे हैं, कैसे सिखाएंगे। अगर मान लेते हैं आपको 2/3 बताना है, 2/3 कितना होता है, तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि हम इस अक्ष पर 2 खाने लेंगे। पहला खाना ये रहा, दूसरा खाना ये रहा, ये 2 हो गया। यहाँ पर हम 3 खाने लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 हो गया। तो 2/3 बताना है ना हमें, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी हमारे खाने बनते हैं, जितने भी इंटरसेक्ट करते हैं हमारे खाने, उन सबको ऐसे हाईलाइट कर देंगे ऐसे। अब खाने गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2/3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इस तरह से हम इसके द्वारा बच्चों को गणना करनी सिखा सकते हैं। दूसरा है भिन्न और दशमलव भी हम इसके द्वारा समझा सकते हैं। भिन्न और दशमलव कैसे, मान लेते हैं हम ये पूरा खाना हमारा 1 है, ये पूरा 1 है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इस पूरे बॉक्स को हम 1 मानेंगे, ये पूरा बॉक्स हमारा 1 है। अगर हमें 1/10 बताना है, ये पूरा तो हमारा 1 हुआ, अगर हमें 1/10 बताना है तो हम बच्चों से कहेंगे ये हमने भर दिया खाना, तो ये 1/10 है, मतलब उसका सबसे 10वां हिस्सा, पूरे इसका जो हमारे पास खाना है उसका 10वां हिस्सा। तो इस तरह से हम भिन्न वगैरह और दशमलव वगैरह समझा सकते हैं बच्चों को। यह दशमलव वाली संख्याओं की गुणा को बच्चों को समझाने में मदद करता है। कैसे करता है, इसके द्वारा देखो हम दशमलव वाली संख्याओं को भी समझा सकते हैं। आप स्वयं ही बस समझ लीजिए कि ग्रिड पेपर का यूज हम बच्चों को दशमलव वाली संख्या को समझाने के लिए करते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम
मान लेते हैं हम 0.2 और 0.3 की इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 0.3 मान लेते हैं, ये खाने हम 0.2 मान लेते हैं। अगर हम 0.2 और 0.3 की गुना करें तो इतनी सारी गुना आएगी, तो उसमें लगभग हमारे 0.6 बन जाएगा। लेकिन 0.2 और 0.3 की जो गुना होती है वो 0.06 होता है, और 0.06 कितना होगा, ये अकेला इतना सा खाना भरेगा इसमें। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि अगर दो दशमलव वाली संख्याओं की गुना करते हैं हम, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनकी गुना उनसे बड़ी हो। इसके द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं कि 1/10 1 से छोटा होता है। ये पूरा खाना तो हमारा 1 हुआ, 1 खाना माना जाएगा ये तो, और ये छोटा सा खाना 1/10 हुआ। तो पूरा तो देखो कितना सारा है 1 तो, और 1/10 कितना सा है, इतना सा है। तो 1/10 1 से छोटा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके द्वारा बता सकते हैं, काफ़ी काम करता है हमारी ये। नेक्स्ट है हमारा आलेख पेपर, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का सबसे ज़्यादा यूज़ तो हम करते हैं ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने में, वो चार्ट वगैरह बनाने में। इसके अलावा हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं क्षेत्रफल के रूप में भी। अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दो आकृतियाँ, हमें उनके क्षेत्रफल को बताना है बच्चों को, तो उसमें हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं। तो ग्राफ पेपर क्या होता है, एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कुछ बड़े खाने होते हैं। देखो ये बड़े खाने हैं, इन बड़े खानों में भी कुछ छोटे छोटे खाने होते हैं। इस पर हम 2D आकृतियों को बना सकते हैं, 3D को नहीं बनाया जा सकता। इसके द्वारा हम ये दर्शा सकते हैं बच्चों को कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है या नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है और एक वर्ग है। अब बच्चों को हमें बताना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस त्रिभुज को रखेंगे ग्राफ पेपर पर। इस तरह से त्रिभुज को रख देंगे हम। अब देख लेंगे कितने खाने इस त्रिभुज ने घेरे हैं। तो एक खाना ये रहा, आधा ये रहा, आधा ये रहा, तो 3 खाने घेरे हैं इस तरह से। और इसी तरह से हम अपने जो हमारे पास वर्ग है उस वर्ग को रख देंगे। तो वर्ग को रखेंगे तो हम देखेंगे कितने खाने वर्ग ने घेरे हैं, 1 2 3 4 खाने घेरे हैं। हम बता देंगे वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कम है। इस तरह से हम आकृति को रखते हैं और ये देखते हैं कितने खाने उसने छोटे कितने खाने घेरे हैं, और उन खानों की तुलना करके हम बता सकते हैं बच्चों को कि किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, किन का नहीं। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेपर। एक सिंपल से पेपर पर जब हम समान दूरी पर छोटी छोटी डॉट बना देते हैं, उस पेपर को हम बोलते हैं डॉट पेपर। यह भी हमारी काफ़ी सारी हेल्प करता है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह एक पेपर होता है, इस पर समान दूरी पर छोटे छोटे बिंदु लगे होते हैं। इन बिंदुओं को आपस में मिलाकर हम ज्यामितीय आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसे हमें त्रिभुज बनाना है, तब इस तरह से हम इन बिंदुओं को लेकर त्रिभुज बना सकते हैं। इसी के द्वारा हम त्रिभुजों के रिफ्लेक्शन वगैरह को दर्शा सकते हैं। इसकी मिरर इमेज बनानी है तो इस तरह बना सकते हैं हम। रिफ्लेक्शन वगैरह दर्शाना है, या हमारी सममिति होती है हमारी सिमेट्री, उसको भी दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सिमेट्री क्या होता है, किसी चीज़ को अगर हम बराबर भागों में बांट देते हैं, जैसे इसके बीच में हम भाग कर देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, तो ये सिमेट्री बन गई। जैसा यहाँ पर है ऐसा ही यहाँ पर है। तो सिमेट्री वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस पर बच्चे अनेक प्रकार के खेल भी खेलते हैं कि 3 बिंदुओं का यूज करके आप आयत बनाइए, त्रिभुज बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। बच्चे खेल खेल में ज्यामितीय आकृतियों की सामान्य जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। इसकी सहायता से हम सममिति और परावर्तन, सममिति और हमारी जो सिमेट्री होती है और रिफ्लेक्शन होता है उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। बिंदु पेपर की सहायता से हम सिमेट्री और रिफ्लेक्शन, सममिति और परावर्तन को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोतीमाला। ये एक सिंपल सी माला होती है जिसमें अलग अलग रंग होते हैं। ये जोड़ने घटाने के काम करती है हमारे। अगर हमें 2+3 बच्चों को सिखाना है, तब हम 2 खाने तो रेड वाले लेंगे, 2 मोती, और 3 मोती वाइट वाले लेंगे, बाकी को नीचे छोड़ देंगे। इनको अपने हाथ में रखेंगे और बच्चों से पूछेंगे ये कितने हैं। बच्चे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 हैं सर जी हैं। तो हमने बता दिया 2+3 5 होते हैं। इस तरह से जोड़ने और घटाने में काम करती है मोतीमाला हमारी। आड़ी तिरछी रेखाएं, जिगजैग लाइन। जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं वे गुना के काम आती हैं, मल्टीप्लाई करने के काम करती हैं। अगर हमें बच्चों को 2 × 3 सिखाना है, तो हम 2 रेखाएं ऐसे खींचेंगे, 3 ऐसे खींच देंगे और देखेंगे कि कितने बिंदुओं पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये 6 बिंदुओं पर काट रही हैं। इस प्रकार 2/3 6 हो गया। अगर हमें बच्चों को 3 × 3 सिखाना है, तब हम 3 रेखाएं तो ऐसे खींचेंगे और 3 रेखाएं ऐसे खींच देंगे, और फिर देखेंगे कि ये कितने हिस्सों पर आपस में काट रही हैं। तो ये 9 हिस्सों पर आपस में काट रही है। तो 3/3 = 9। इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं। आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा गुणन किया जाता है। इसके द्वारा हम गति संवेदी छात्रों को गुणन सिखा सकते हैं। गति संवेदी मतलब जो गति के द्वारा, क्रिया के द्वारा कुछ सीखना चाहते हैं। तो क्रिया के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं, रटना नहीं चाहते,
तो इस विधि का यूज करके हम बच्चों को गणित में गुणा वगैरह सिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विमुखी पटल, जिसे हम काउंटर्स बोलते हैं। ये सिंपल से पटल होते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, गत्ते के हो सकते हैं, छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं। इनके दोनों साइड पर अलग अलग रंग होता है, रंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं, मान सकते हैं हम बच्चों को ये कह सकते हैं लाल का मतलब तो 2 है और येलो का मतलब 1 है। अब आप 7 बनाकर दिखाइए इनका यूज करके, तो बच्चे क्या करेंगे, 3 तो लाल रखेंगे यहाँ पर पटल, लाल साइड रखेंगे, 1 येलो रख देंगे, तो 2 2 2 6 और 1 7, इस तरह से 7 हो जाएगा। तो इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, लाल का मतलब तो है 1 प्लस का, येलो का मतलब है 1 माइनस का। तो अगर हम बच्चों से कहेंगे ये बताओ क्या हुआ, रेड रेड येलो रेड, कितनी संख्या ये हुई है या कितना नंबर हुआ ये, तो 1 2, इससे तो ये कट ही गया, तो ये 2 नंबर हुआ, ये 2 हुआ। तो इस तरह से बच्चे इसका यूज करके जो हमारी नॉर्मल संख्याएं वगैरह होती है, नंबर वगैरह होते हैं, उसको समझ जाते हैं, नॉर्मल जोड़ना घटाना इस जैसी चीज़ें सीख जाते हैं बच्चे द्विमुखी पटल का यूज करके, काउंटर्स का यूज करके। ये छोटे प्लास्टिक के, लकड़ी के, गत्ते के, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन पर दोनों तरफ अलग अलग रंग होता है, जैसे हम येलो रेड कर सकते हैं। बच्चों की सामान्य गणितीय संक्रियाओं को करने में, गिनती सीखने में, जोड़ने घटाने आदि में ये हेल्प करते हैं बच्चों की। नेक्स्ट है हमारा डायनेक्स ब्लॉक। अब ये स्थानीय मान को सिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 4 ब्लॉक होते हैं। डायनेक्स ब्लॉक की जब भी आप बात करेंगे तो ये 4 ब्लॉक होते हैं। एक हमारा छोटा वर्ग होता है, एक आयत होता है, एक इस तरह से हमारा कोई टुकड़ा होता है, और एक पूरा जैसे हमारा क्यूबिस्क होता है, वर्ग होता है पूरा। ये तो हम ये 3D में होते हैं। देखो ये चीज़ें जो होती हैं ये 3D में होती है, 3D आकृतियाँ होती हैं। ये एक छोटा सा बॉक्स होगा हमारे पास, एक ये हमारा एक लंबी सी डंडी होगी, एक तरह से हमारे पास लंबा सा आयत कह सकते हैं आप इसे, और ये चौड़ा वर्ग कह सकते हैं इसे, ये हमारा घन होता है। अब ये स्थानीय मान सिखाने के काम करता है बच्चों को। इसका मतलब तो होता है इकाई 1, इसका मतलब होता है दहाई 10, इसका मतलब होता है सैकड़ा 100, इसका मतलब होता है 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, अगर हमें बच्चों को सिखाना है, अब 1231 लिख कर दिखाइए आप, तब बच्चे 1 तो ये लेंगे रखेंगे, 2 ये वाले रखेंगे, 3 ये वाले रखेंगे और 1 ये रखेंगे। इस तरह से हमारा 1231 बन जाएगा। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं डायनेक्स ब्लॉक्स का। ये स्थानीय मान की जानकारी देते हैं बच्चों को। ये 4 3D आकृतियों के ब्लॉक होते हैं। इनमें पीले वर्ग से इकाई को प्रदर्शित करते हैं। जो पीले वाला ये है बॉक्स, इसमें इकाई को प्रदर्शित करेंगे। नीले वाला इसके दाई से, चौड़े नारंगी वाला हमारा सैकड़ा, और जो हरे वाला है वो 1000। इसका प्रयोग हम स्थानीय मान, इकाई दाई, सैकड़ा, 1000 आदि सिखाने के लिए करते हैं। जैसे अगर एक बच्चों को लिखना है 2536, तो वो 2 तो हरे उठाएगा, 5 नारंगी उठाएगा, 3 ब्लू वाले आयत उठाएगा और 6 पीले वाले टुकड़े उठाएगा, तो ये 2536 हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिल्म स्ट्रिप। अब देखो पुराने टाइम में मैथ को सिखाने के लिए यूज होता था, आजकल तो कम होता है। ये टीचिंग एड्स की तरह यूज होता है, नॉर्मल सी टीचिंग एड्स। इसमें चित्र होते हैं मैथ से रिलेटेड, कोई भी फॉर्मूले का या किसी पर्सन का चित्र हो सकता है, गणितज्ञ का हो सकता है, या कोई चार्ट हो सकता है। तो इनका यूज करके हम बच्चों को प्रोजेक्टर वगैरह का यूज करके इनको दर्शाया करते थे क्लासरूम में। ये गणित सिखाने में मदद करते हैं, लेकिन आजकल इनका यूज़ नहीं किया जाता। तो सामान्य फिल्म स्ट्रिप ही होती है, इसमें गणित से संबंधित फोटो होते हैं। एक स्ट्रिप में 20 से 50 फ्रेम हो सकते हैं। ये गणित शिक्षण में सहायता करती है। नेक्स्ट है हमारा चांदा, प्रोट्रैक्टर। अब ये चांदा होता है, इसे तो आप जानते हैं। इसका प्रयोग आप कोण बनाने के लिए करते हैं। जो पूरा चांदा होता है, फुल सर्कल प्रोट्रैक्टर जो हमारा होता है, वो 360 डिग्री तक का कोण बना सकता है, और जो हाफ सर्कल होता है वो 180 डिग्री तक का बना सकता है। सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा प्ले मनी। तो ये बच्चों वाले पैसे, छोटे बच्चे नकली पैसे रखते हैं, उन्हें हम प्ले मनी बोलते हैं। वे जानबूझ के छोड़े जाते हैं मार्केट में, क्योंकि बच्चे इससे जोड़ना घटाना जैसे काम सीख लेते हैं। बच्चों को पैसों की समझ हो जाती है, पैसे कैसे होते हैं, कैसे यूज करना होता है उनका, और जोड़ना घटाना आ जाता है उन पे। जैसे बच्चों के पास 10-10 के नकली नोट हैं, तो बच्चे 10-10 करके 50 बनाएंगे। 5 नोटों को किसी दूसरे से 5 नोट लेंगे और उसे एक 50 का नोट दे देंगे नकली। तो इस तरह से बच्चों की पैसों से संबंधित समझ को विकसित करते हैं, जोड़ना घटाना सिखा देते हैं, इस तरह की चीज़ें।
ये बच्चों वाले पैसे होते हैं। ये सामान्य गणितीय तथ्य को समझाने में मदद करते हैं। बच्चे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, स्थानीय मान आदि सामान्य जानकारी सीख जाते हैं इनसे। इससे बच्चे पैसे से संबंधित तथ्यों को भी समझने लगते हैं कि पैसे क्या होते हैं, किस प्रकार लेन देन हल्का फुल्का होता है उनसे। नेक्स्ट है सामान्य पेपर। जो हमारे पास एक नॉर्मल पेपर होता है उसका यूज हम भिन्न सिखाने के लिए बच्चों को कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बताना है कि 1/2 कितना होता है, तो हमारे पास जो पेपर है उसे बीच में से मोड़ देंगे हम, तो ये 1/2 हो गया। अगर हमें 1/3 बताना है बच्चों को, तो उस पेपर को हम 3 भागों में मोड़ देंगे, तो वो 1/3 हो जाएगा। ये पूरा तो 1 है और ये 1/3, 1/3, ये 1/3। इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं पेपर का यूज करके भिन्न को, सामान्य पेपर को। इसका प्रयोग भिन्न पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा भिन्नों को प्रदर्शित किया जाता है। जब हमें बच्चों को ये बताना होता है 1/2 क्या होता है, तो हम पेज को आधा मोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्या रेखा। एक नंबर लाइन होती है, कागज़ पर भी हो सकती है ये, और एक लकड़ी का स्केल टाइप में भी हो सकता है जिस पर संख्याएं उभरी हुई होती हैं। तो लकड़ी का एक फट्टी हो सकती है, उस पर जो संख्या लाइन होती है ये कुरेदी हुई हो सकती है, खोद सकते हैं हम उस पर, और वहाँ पर उभरी हुई 1 2 3 लिख सकते हैं। इसका यूज हम में जो हमारे ऐसे बालक होते हैं जो कम देख सकते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, उनका भी में भी यूज कर लेते हैं। इसके द्वारा हम संख्याओं को सिखाते हैं बच्चों को। ये 0 होता है, 1 2 3 4, इधर माइनस वाले होते हैं। तो जो हमारे नेत्रहीन होते हैं, अगर ये लकड़ी वाला होता है तो इस पर अपने हाथ स्पर्श करके फील कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है। क्विजनियर छड़े। अब देखो, क्विजनियर छड़े का यूज हम करते हैं एक तो भिन्न सिखाने के लिए, एक नंबर वगैरह सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए। इस तरह की 10 छड़े होती हैं ये, इस तरह से 10 छड़े। जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे इन छड़ों की लंबाई भी बढ़ेगी। हम इसके द्वारा एक तो नंबर सिखा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। दूसरा भिन्न भी सिखा सकते हैं। 10 इतना बड़ा है तो 10 का 1/2 कितना होगा, 5 होगा। अब हम 5 रखेंगे इसके ऊपर तो बिल्कुल आधा आएगा। तो हम भिन्न सिखा सकते हैं बच्चों को और गिनती वगैरह सिखा सकते हैं। इस तरह की ये छड़े होती हैं, क्विजनियर छड़े, ध्यान रखना आप इनका। नेक्स्ट है हमारा मानचित्र संकल्पना। अब किसी एक हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे तथ्य आप बता रहे हैं बच्चों को। तो उन तथ्यों को बताने के लिए जब आप कोई छोटा मोटा इस तरह से चित्र, डायग्राम बना देते हैं, उस डायग्राम को बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग, मानचित्र संकल्पना। अब इसका यूज आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी के टाइप्स दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं, या किसी के पार्ट्स को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक एक्स चीज़ है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ABC, और इनके भी 3-3 हिस्से होते हैं। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है। किसी तथ्य की संकल्पनाओं को समझाने के लिए जो चित्र बनाया जाता है उसे मानचित्र संकल्पना कहते हैं। यह शिक्षक और छात्र दोनों को बनाना चाहिए। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है, और यह प्रकृति में पदानुक्रमित होता है। मतलब इसके निश्चित पद होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। जैसे ये पहले 3 ही आएंगे और उसके बाद इनके ये हिस्से आएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इन हिस्सों को ले लें और बाद में इस पर आए। तो इसके निश्चित पद होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। तभी आज का हमारा टॉपिक था। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से सीटेट किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचित कराना है आपको। लंब क्या होता है, ऐसे रेखा है, कोई रेखा ऐसे खींची हुई है, ऊपर से आप एक लंब डाल सकते हैं 90 डिग्री का जो कोण बनाता होगा, तो वो लंब होता है। तो हमें क्या बताना है छोटे बच्चों को, ज्यामिति की जो सरल आकृतियाँ हैं उनके लंब और किनारे हैं, सामान्य से उनकी जानकारी देनी है हमें। तो जियो बोर्ड के द्वारा हम दे सकते हैं। जियो बोर्ड क्या होता है, बॉक्स होता है जिस पर कीलें लगी होती है, तो उनके द्वारा हम सामान्य सी जानकारी दे सकते हैं बच्चों को, ज्यामिति की उनके लंब और किनारों की भी जानकारी दे सकते हैं। 3D स्लाइड्स के नोट्स ये नहीं दे सकते। क्यूब्स और श्यामपट का तल, इनके द्वारा नहीं बता सकते हम, लेकिन इसके द्वारा बता सकते हैं जियो बोर्ड के द्वारा। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। देखो कोण भी बता सकते हैं हम, रेखाएं भी बता सकते हैं, लेकिन जियो बोर्ड के द्वारा एक किरण को बताना मुश्किल हो जाता है। किरण का मतलब होता है जिसके एक तरफ तो गोल बिंदी होगी, एक तरफ ऐसे तीर का निशान होगा। और अगर हमारे पास कोई जियो बॉक्स है, जियो बोर्ड है, अगर जियो बोर्ड है इस तरह से, तो उसमें अगर हम एक रबर फंसाते हैं यहाँ पर, तो एक तरह से छोटा सा या तो आयत बन जाता है या एक रेखा बन जाती है। ऐसे हम डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, तो हम किरणों को दर्शाने में हमें दिक्कत होगी यहाँ पर।
तो ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं को तो हम दर्शा सकते हैं। त्रिविमा आकृति मतलब 3D आकृतियों को हम नहीं दर्शा सकते। सम्मति की अवधारणाओं को भी हम यहाँ पर नहीं दर्शा सकते। सम्मति सिमेट्री की अवधारणाएं हम डॉट पेपर पर दर्शाते हैं। तब इसका सही आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कक्षा सेकंड में हम अबेकस का यूज कर रहे हैं। तो अबेकस किस चीज़ में हमारी सहायता नहीं करेगा? स्थानीय मान को समझने में तो करेगा, बिना त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में मदद करेगा, क्षेत्रफल नहीं सिखाता अबेकस। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हमें समझाना है कि 1/10 1/100 से बड़ा होता है। तो कौन सी जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है वह सबसे अधिक प्रभावी रहेगी? तो देखो, ऐसे भिन्न वगैरह को दर्शाने के लिए, हिस्सों को दर्शाने के लिए, और जो हमारी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनकी गुणा को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं ग्रिड पेपर का। इसका आंसर डी हो जाएगा, 10/10 वर्गाकार ग्रिड। तो ये क्या हो जाता है? ये ग्रिड पेपर भी कह सकते हैं हम इसे, ग्रिड पेपर। ये ग्रिड पेपर होता है। ग्रिड पेपर पर काफ़ी सारे खाने होते हैं, हम इस तरह खानों को बता सकते हैं। ये पूरा तो 1 है और इसका ये हिस्सा 1/10 हो जाएगा, या पूरा तो 100 है, 1/1 से इतना हो जाएगा। तो हम ग्रिड पेपर का यूज करते हैं। कक्षा 5 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव उन दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप किस सहायक सामग्री का प्रयोग करके बताएंगे कि ऐसा हमेशा नहीं होता? तो ग्रिड पेपर ही काम करता है इन चीज़ों में। दशमलव की गुणा कर रहे हैं आप, या भिन्नों की बारे में बता रहे हैं कौन बड़ी छोटी है, क्योंकि भिन्न भी तो दशमलव ही होती है। 1/2 को हम 0.5 भी तो लिख देते हैं। तो भिन्न दशमलव एक जैसी चीज़ें होती हैं, इन्हें समझाने के लिए हम ग्रिड पेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक आयत है हमारे पास और एक समानांतर चतुर्भुज है, उनका क्षेत्रफल समान है, लेकिन कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने कहा कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज इस तरह से फैला सा हुआ होता है ना, तो बच्चों को लगा कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तब आप कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करके बताएंगे कि इनका क्षेत्रफल समान है? इस काम आता है हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर कहाँ पर है? ये रहा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ग्राफ पेपर पर छोटे छोटे हमारे खाने होते हैं, हम दोनों आकृतियों को ग्राफ पेपर पर रखेंगे और उन छोटे खानों को गिनकर बता देंगे बच्चों को कि ऐसा नहीं होता। कक्षा 4 में आप क्या कर रहे हैं? सममिति, वो जो सिमेट्री होती है और परावर्तन को समझा रहे हैं। तो इसके लिए डॉट पेपर का यूज करते हैं हम। डॉट पेपर कहाँ पर है? ये रहा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, डॉट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम संकल्पना मानचित्र के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? अभी हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था संकल्पना मानचित्र। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। ये बात सही है। जो आपस में संबंधित जानकारी होती है वो अवधारणा मानचित्र हमें बता देता है, या संकल्पना मानचित्र में बता देता है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए? नहीं, बच्चों को बनाना चाहिए। बच्चे बनाएंगे तो उनमें भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये पदानुक्रमित होते हैं, सही बात है, इनमें पद होते हैं, पद के अकॉर्डिंग ये बनाए जाते हैं। संकल्पना मानचित्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। बाकी तो सब ठीक है, इसका बी गलत है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को, इस टॉपिक को आप बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ सीटेट ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। सीटेट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।